हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 1। और क्वेश्चन यहीं से आएगा क्योंकि ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके लास्ट ईयर मॉडल सेट यानी जो आपके 5 मॉडल सेट में थे, उनमें ये चैप्टर 1 का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने मॉडल सेट से लिया है टर्म 1 का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज। सबसे पहले कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एक इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, किसमें यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा सेटिस्फाई नहीं होता है। कह रहा है कि टोटल चार्ज कंजर्वेशन यानी कुल आवेश संरक्षण, क्या ये होता है चार्ज के केस में? हाँ, तो ये सही है। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी प्रभार की मात्रा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। टू टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, टू टाइप के चार्ज होते हैं, हमें पता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब ये भी सही है। और लास्ट में पूछता है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, क्या किसी चार्ज के चलते वो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स क्या कभी भी सर्कुलर होती थी? तो नहीं, ये नहीं होती थी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत। इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होती है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स। बात समझ आ गई? तो अपना क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो। चैप्टर को पढ़ लिया अगर आपने अच्छे से, तो आप यहाँ पर इजीली क्वेश्चन को कमेंट भी कर सकते हो अपना करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है इफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट, है ना। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2 का है, लेकिन इसको भी मैंने बताया था कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के चलते पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था। तो मैंने कहा था कि हमेशा चार्ज को विद साइन पुट करना। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज है, तुम क्या लिखेंगे, K इंटू क्यू, क्यू कैसे लेंगे, प्लस डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के चलते देखो तो पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, आर पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। कितना होता है ये होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये होता है किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या लिखते हैं, तब लिखते हैं इसी पोटेंशियल की वैल्यू माइनस के क्यू बाई आर। ठीक, हमसे पूछा पॉजिटिव चार्ज के चलते, तो पूछता है बताओ अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा। तो यहां पर दिख रहा है कि जो पोटेंशियल है वो आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली, मतलब अगर आर बढ़ा, मतलब कि अगर आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा था कि आर इंक्रीज कर रहा है, मतलब बिंदु की दूरी है वो बढ़ रही है, तो क्या होगा, पोटेंशियल घट जाएगा, दैट मीन डिक्रीज कर जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गया? बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन में लिखते जाओ और अपना कमेंट करते जाना है, ताकि पता चले कि आपको कितना आ रहा है और आपकी कितनी रिवीजन हो रही है साथ ही साथ। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र की इकाई है। बताओ विद्युत क्षेत्र की इकाई का फॉर्मूला क्या होता था। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता था, E इक्वल टू होता था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम बोलते थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ यहां से क्या होना चाहिए, फोर्स यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज यूनिट होता है कूलम्ब। तो यहां से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब। बात समझ आ गई अच्छे से? एक तो यूनिट हो गया आपका न्यूटन पर कूलम्ब। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है वोल्ट पर मीटर, है ना। वोल्ट पर मीटर भी होता है आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, यानी इसका यूनिट होता है एक और कौन, वोल्ट पर मीटर भी आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट आपको याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। कह रहा है एक मेरे पास कैसा है, गॉसियन स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 4 और करेक्ट ऑप्शन जिनको आता है जो जल्दी से नोट डाउन करो, अपना कमेंट करो, और मैं आपको बताऊंगा तब तक धीरे धीरे इसको एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक गॉसियन सरफेस है, ये हमारा कैसा सरफेस है, ये हमारा एक गॉसियन गोला है, यानी एक गॉसियन सरफेस है, या फिर कह रहे हैं गॉसियन स्फीयर है, यानी एक स्फीयर है। इसके अंदर क्या रखा है, कह रहा है इसके अंदर हमने डायपोल रखा है। डायपोल क्या आता है, एक जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कह रहा है बताओ इससे, इस पूरे स्फीयर से फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता था क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये होता था हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता था, सबको पता होगा अच्छे से।
तो बताओ यहाँ से फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इंक्लोज कितना हो टोटल चार्ज अंदर, तो देखो अंदर जो टोटल चार्ज है वो है एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, है ना। मैंने कहा था क्यू इंक्लोज का मतलब क्या होता है, क्यू इंक्लोज का मतलब होता है कि गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना टोटल चार्ज इंक्लोज है। तो क्या कितना चार्ज इंक्लोज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल आउट, कितना आ गया 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपका जो फ्लक्स क्रॉस करेगा किसी भी किससे, अगर किसी डायपोल को अगर आप रखे हो, एक सिंगल डायपोल को आप रखे हो किसी एक गॉसियन स्फीयर के अंदर, तो उस गॉसियन स्फीयर से क्रॉस करने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी हो जाती है, वो हो जाती है 0। इस प्रकार से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका डी आंसर आया है वो एकदम सही चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 करा है, टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस डी एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। कह रहा है मेरे पास दो चार्ज हैं, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी गिवन है हमें, और वो एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं। कह रहा है इफ चार्ज आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड देन फोर्स इज। अब कह रहा है चार्ज को भी दो गुना कर दो, यानी तो जो चार्ज थे उनको भी, उनकी वैल्यू भी डबल कर दो और उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसको भी डबल कर दो, तो बताओ अब नया फोर्स कितना हो जाएगा। तो कह रहा है सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो पहले फोर्स एफ था, तो पहले फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मान लो पहले चार्ज था Q1, दूसरा चार्ज Q2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ठीक है, ये पहले फोर्स था। अब क्या हो गया, अब कह रहा है जो नया चार्ज है वो मान लो Q1 डैश हो गया और वो कितनी हो गई 2 टाइम्स ऑफ पहले वाले चार्ज के कारण। जो Q2 डैश चार्ज है वो भी कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, किसका, पहले जितना था, तो पहले था Q2 अब कितना हो जाएगा 2Q2, और जो नया डिस्टेंस डी डैश है वो कितना हो जा रहा है, पहले का डबल, यानी पहले डी था तो अब कितना हो जाएगा 2D। इस प्रकार से हमारा जो नया फोर्स एफ डैश होगा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइड बाई डी डैश का स्क्वायर। वैल्यू को पुट करते हैं तो हो जाएगा के इंटू 2Q1 इंटू 2Q2 डिवाइड बाई 2D का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4K Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई 4D स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, सिंपल से आ गई के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या पहले भी फोर्स इतना ही था, क्या अभी भी फोर्स उतनी ही आ रही है, क्या इसको हम एफ लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब जो नया फोर्स होगा वो पहले वाले फोर्स के इक्वल ही होगा। तो नया फोर्स एफ डैश के लिए कितनी आ गई, एफ आ गई। इस प्रकार से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने करेक्ट किया है जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सामने अपना करेक्ट ऑप्शन लिखते चले जाओ। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो देखोगे हम यहाँ पर जो भी वैल्यू गिवन है, यानी जो भी क्वेश्चन दिया है वो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, तो यानी दोनों के लिए ये इजी है और आप सभी ने अब तक चैप्टर 1 की कंप्लीट कर चुके होंगे, तो इसलिए चैप्टर 1 का आपको ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ये लास्ट ईयर टर्म 1 के मॉडल सेट का क्वेश्चन है। सारे 5 मॉडल सेट में जितने क्वेश्चन आए थे चैप्टर 1 से उन सभी को कंपाइल करके हमने एक जगह रखा है, जिससे हम आपका क्विज ले रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज Q को एक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां रख रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E है और यहाँ पर एक चार्ज हम Q को रख दे रहे हैं। कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q है। तो कह रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, तो बताओ इस फोर्स पर, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, Q इंटू E। चार्ज कितना है यहाँ Q और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ओनली Q इंटू E। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, यानी इस पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q इंटू E। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। कह रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल। इनमें से बहुत सारे हमें चार्ज गिवन है, कह रहा है इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है ना। सभी चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, इनमें से कोई ही एक चार्ज पॉसिबल है, बताओ वो चार्ज कौन सा है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है बड़ा अच्छे से, है ना, चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज बड़े अच्छे से पढ़ी है तब ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है। कह रहा है मैंने कहा था कि कोई भी चार्ज होगा उसको हम कैसे लिख सकते थे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है, यानी जो भी चार्ज होगा वो उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं।
मतलब कि क्या करना है कि सारे चार्ज को आप डिवाइड करो, है ना। आपको क्या करना है कि यहां से n की वैल्यू क्या लिखोगे, q बाई ई। क्यू की वैल्यू हमें यहाँ सारी गिवन है, सबको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करो और देखो कि किस केस में n की वैल्यू एक इंटीजर आती है। अगर इंटीजर आ गया, है ना, यानी एक पूर्ण संख्या आ गया, तो बोलेंगे कि हाँ वो चार्ज पॉसिबल है। यानी हमें पता है Q हमें एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। हम सिर्फ बात करें उसकी ओनली मैग्नीट्यूड की, है ना। याद है ना, मैंने उसका भी पोलैरिटी नहीं लिया है कि ये नेगेटिव है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं क्या कि उसकी पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ उस पे चार्ज इंटीग्रल फॉर्म में आना चाहिए। यहां देखोगे कौन सा एक टर्म है, यानी अब आपको सब कुछ सॉल्व नहीं करना है यहाँ पर। यहां पर सिर्फ देखो कि 1.6 मतलब 16, है ना। लमसम मान लो कि 16 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, 5.8 आता है, 3.2 आता है, 4.5 आता है या 8.6 आता है। अगर आपको 16 का टेबल भी याद है तो आप एक बार में कहोगे सर इसमें 16 के टेबल में कौन आता है, 16 टू जा 32, मतलब यही करेक्ट आंसर होगा। चेक करते हैं कि क्या रखने पर n की वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो चेक कर लेते हैं। इसलिए 3.2 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड में लिखते हैं हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सी कैंसिल होता 2 टाइम्स में, वैल्यू होती 2 इंटू 10⁻⁻18, माइनस 9 ऊपर जाएगा तो बच जाएगा पावर में +19, तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻1 दैट मीन्स 20। यानी n की वैल्यू कैसे आ गई, एक इंटीजर के फॉर्म में आ गई, मतलब यही चार्ज पॉसिबल है। और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका कौन सा कंसेप्ट था, इसे हम बोलते थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन बोलते क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज प्रभार की मात्रा। ठीक है, बात समझ आ गया। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मैंने कहा था कि हमेशा बड़े ध्यान से अगर मेरा लेक्चर देखा हो, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का मेरा लेक्चर देखा है तो आपको ये प्रॉब्लम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना है और ध्यान दिया है तब। मान लो कह रहा है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, कह रहा है ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो मैंने कहा था कि ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहां भी पूछा गया है अट्रैक्ट ही करना चाहिए, यानी आकर्षित करना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, मैंने चीज ये भी कहा था कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ एक न्यूट्रल चार्ज को भी अट्रैक्ट करेगा। जिस प्रकार मैंने आपको कहा था कि जिस प्रकार एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, साथ ही साथ वो एक लोहे को भी अट्रैक्ट करता है। जबकि लोहा में क्या है, लोहा में इस आयरन में कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो एक न्यूट्रल है ना, फिर भी उसे अट्रैक्ट करता था। इसी प्रकार एक पॉजिटिव चार्ज एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये किसे किसे करेगा अट्रैक्ट, तो बात करो कि ये अट्रैक्ट किसे किसे करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेगा एक नेगेटिव चार्ज को, और दूसरा, है ना, पहला तो चार्ज करेगा एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा ये चार्ज अट्रैक्ट करेगा एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को भी ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो जिस बॉडी को वो ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो बॉडी या तो नेगेटिव चार्ज होगी या फिर न्यूट्रल चार्ज होगा। ठीक है, बात हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कह रहा है कि ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। अभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन बार बार आपके मॉडल सेट में भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी अगर दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पर रिपीट कर गया है। अभी मैंने इसका बताया था एक्सप्लेनेशन कि किसी गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, यही तो डायपोल है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, क्यू इनक्लोज हो गया आपका 0, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता था क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज हो गया 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात समझ आ गई। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। देखोगे कि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी से आपसे बार बार आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। अब उस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या था कि एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैं कहूंगा कि एक जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला रट के जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q इक्वल टू एनी, जिसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे याद रखना। क्यों इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कह रहा है Q की वैल्यू कितनी है, तो कह रहा है Q की वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलम्ब। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मतलब हमसे पूछा गया है इस n के बारे में। तो Q हमें गिवन है 1 कूलम्ब, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। इसको आप सकते हो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10/1.6 इंटू 10⁻18। ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपका मेन काम क्या है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, और आई थिंक सॉल्व करने आपको आता होगा कि बताओ, आपको 10 को डिवाइड करना है किससे, 1.6 से। कितना आएगी वैल्यू, ये वैल्यू आएगी आपकी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। तो साथ ही साथ आप लोग भी अपना कैलकुलेशन करते रहें। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 11। ठीक है, पढ़ना अच्छे से। फिर से आपका अगला क्वेश्चन आया था गॉसियन सरफेस से। ठीक है, मैंने कहा किससे आया क्वेश्चन, आपका फिर से अगला क्वेश्चन आया आगे आपका गॉसियन सरफेस से। अब बताओ, गॉसियन सरफेस का बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इंक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय। कह रहा है कि मेरे पास एक गॉसियन सरफेस है कुछ इस टाइप से, इस पे चार्ज कौन कौन से रखे हुए हैं। एक कह रहा है Q1 चार्ज रखा हुआ है, वो है -14 नैनो कूलम्ब। ठीक, पहला चार्ज ये है। दूसरा चार्ज कह रहा है Q2 रखा हुआ है, जिसकी वैल्यू है 28.85 नैनो कूलम्ब। ये चार्ज कैसा है, प्लस, तो हम प्लस माइनस साइन के साथ चलेंगे। और एक और थर्ड चार्ज रखा हुआ है Q3 चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है 56 माइक्रो कूलम्ब, और ये साइन कैसा है, ये भी चार्ज है नेगेटिव। तो कह रहा था द टोटल फ्लक्स कितना क्रॉस करेगा। तो मैंने कहा है कि गॉसियन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, Q फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड देखो कितना कितना चार्ज है, तो -14 प्लस 28.85 माइनस 56, और चार्ज क्या था, नैनो कूलम्ब चार्ज था। नैनो कूलम्ब का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ तो सबका मैंने नैनो को मैंने बाहर रख लिया और उसको लिख दिया नैनो कूलम्ब को 10⁻⁹। अब बात आती है इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। यानी अगर आपको इस क्वेश्चन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होगी तभी आप कर सकते हो, नहीं याद रहा तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं, होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, मैंने कहा था याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब पर कूलम्ब होता है इसका यूनिट। अब वैल्यू रखो, इन सबको ऐड करो और देखो कितना आता है। तो यहां पर आप सारी वैल्यू को जब आप ऐड करोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू भी ऊपर आपकी आ जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻9, है ना, कितनी हो जाएगी 10⁻⁻9, और नीचे वैल्यू भी कितनी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो 8.5 8.5 8.85 दोनों कैंसिल आउट हुआ, वैल्यू बच गई 10⁻⁻9, नीचे का पावर -2 है, 12 है, ऊपर जाएगा बन जाएगा +12। सॉल्व करोगे आ जाएगी 10⁻3, यानी फ्लक्स कितना आ गया 10⁻3। अब देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था जिसे आप करेक्ट कर लेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा 10⁻3, बी ऑप्शन है 10⁻6, सी ऑप्शन है 10⁻3, और ये हो जाएगा 10⁻3, है ना। तो करेक्ट सारा क्वेश्चन को आप ऑप्शन का करेक्ट कर लेंगे। ये है 10⁻3, बी ऑप्शन है 10⁻6, सी ऑप्शन था 6.32 इंटू 10⁻3, और डी ऑप्शन था आपका 6.32 इंटू 10⁻6। लेकिन हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है 10⁻3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। तो बात समझ आ रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए गॉस लॉ। यानी गॉस लॉ को आपको सिर्फ अगर पढ़ के छोड़ दिया है तो कोई फायदा नहीं, जब तक आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है तो। और ऐसे क्वेश्चन ही आपके पूछे जाने के चांसेस हैं टर्म 1 के एग्जाम में, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। कह रहा है इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 1 नैनो कूलम्ब देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अभी देखो, अभी मैंने कुछ
पहले क्वेश्चन कराया था कि 1 कूलम्ब पर कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। 1 कूलम्ब के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपसे पूछा है 1 नैनो कूलम्ब के बारे में पूछ लिया है, तो बताओ 1 नैनो कूलम्ब मतलब Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁹ कूलम्ब। याद करना, पहले नैनो को किस में ले आओगे, कूलम्ब में ले आओगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें पता है Q इक्वल टू होता है हमारा n इंटू ई, तो यहां से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। Q कितना है चार्ज, वो है 10⁻⁹, और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। वैल्यू को सॉल्व करना, तो मैं के बता रहा हूं कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.6, ऊपर हो जाएगा 10⁻⁹, ना इसको रखते हैं और हो जाएगा, ऐड कर दो प्लस, तो ऊपर हो जाएगा +19। रख के सॉल्व करें तो आ जाएगी वैल्यू आपकी 10⁻10 डिवाइड बाई 1.6, और इसको सॉल्व करना वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻9 आएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि आई थिंक यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 6.25, जो कि कोई भी ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आंसर क्या होगा करेक्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका नन ऑफ दीज। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, यानी अगर किसी ऑप्शन में गलत आ जाता है, अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो ऐसे क्वेश्चन के मार्क्स सारे स्टूडेंट को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे और चीजों को अच्छे से कैलकुलेट करना है आप सभी को। बात समझ आ गई, अच्छे समझ आ गई, तो आगे बढ़े, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की। कह रहा है ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r। कह रहा है कि एक चार्ज को हमने इनक्लोज किया हुआ है किसके अंदर, एक r रेडियस वाले गॉसियन सरफेस के अंदर एक हमने चार्ज को रखा हुआ है, Q चार्ज को। कह रहा है कि बताओ अगर हम सरफेस को डबल कर दे, यानी इसके रेडियस को डबल कर दे ना, क्या कर रहा है, रेडियस को डबल कर दे, तो बता है, पूछ रहा है कि बताओ फ्लक्स कितना चेंज होगा। तो अगर आप रेडियस को अभी भी अगर डबल कर दोगे, तो बताओ इस ब्लैक वाले जो मैंने बनाए हैं स्फीयर, जिसका रेडियस कितना है, जस्ट 2r है, बताओ इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है। तो बोलोगे सर पहले जितना चार्ज, पहले जो चार्ज इंक्लोज था r रेडियस वाले स्फीयर के अंदर, छोटे स्फीयर के अंदर, अभी भी इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर चार्ज कितना इंक्लोज है, ओनली q। तो मैंने कहा था कि फ्लक्स इस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है ओनली q इंक्लोज पर। क्या यहां पर चार्ज बढ़ा है ना, तो मान लो पहले फ्लक्स कितना था, φ1 की वैल्यू मान लो थी पहले Q/ε0, अब मानो नया फ्लक्स Q2 हो गया। बताओ अब नया फ्लक्स कब, जब इसकी रेडियस 2r कर दे रहे हैं तब। क्या अभी भी इसके अंदर चार्ज बढ़ी है या अभी भी चार्ज Q ही है, तो आपको दिखेगा कि अभी भी चार्ज Q ही है, और तो क्या लिखोगे, Q इंक्लोज भी कितना है, Q ही है, तो क्या लिखोगे Q/ε0, दैट मींस ये वैल्यू कितनी है, φ1 के इक्वल है। दिस इंप्लाइज जो पहले बाद का फ्लक्स होगा वो पहले वाले फ्लक्स के इक्वल ही होगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि चार्ज ही चेंज नहीं हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहता है मतलब अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों इक्वल है। बात समझ आ गई क्वेश्चन 13। तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है सो बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस w। कह रहा है मेरे पास एक बबल है, कैसा बबल है, सोप बबल है। ठीक, मान लो ये मेरे पास एक सोप का एक बबल है, ठीक समझ आ गया। कह रहा है इस पर एक हमने चार्ज दे दिया, हमारे रेडियस r है। ठीक, इस एक सोप बबल है, ठीक है, सोप का बबल होता है, आपने बनाया सोप का बबल, है ना। अब कह रहा है इस पर जो चार्ज है, कैसा चार्ज है, दिया हुआ नेगेटिव चार्ज। अब सोप बबल तो अंदर तो खाली है, बिना बबल्स है ना, बबल्स कैसा होता है, अंदर में खोखला होता है, खाली होता है, मतलब ये होता है आपका बिहेव करेगा एज ए कैसा, हॉलो स्फीयर के जैसा। क्या इस पर हमने एक नेगेटिव चार्ज दिया है, ठीक है। आप जैसे नेगेटिव चार्ज दोगे तो क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गए। अब एक चीज बात को ध्यान देना, है ना, थोड़ा ध्यान देना इस बातों को, कि यहां पर जो चार्ज दिख रहा है आपको, मैंने क्या कहा था, नेगेटिव चार्ज को हमेशा क्या करता है, रिपेल करता है। अगर रिपेल करता है तो बताओ क्या होगा, कि यहां पर जो चार्ज है सरफेस पे, वो एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, हमेशा रिपेल करेगा। एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, हमेशा एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। दूर भागेगा, एक दूसरे से दूर भागना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, दूर भागना चाहेगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना, रेडियस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब चार्ज कितने हो जाएंगे, अब चार्ज दूर दूर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहते हैं, इस प्रकार रेडियस क्या होगा,
रेडियस मान लो अब हो जाता है R2, तो हम कहेंगे कि हाँ R2 जो है रेडियस वो पहले वाले से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हमें रेडियस अगर W दिया हुआ है तो कोई नहीं, इसको आप W भी एज्यूम कर सकते हो पहले वाले रेडियस को। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस आपका बढ़ जाएगा ड्यू टू रिपल्सन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन हो रहा है, इसलिए। बात समझ आ गई? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि जो रेडियस है वो बढ़ता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। ठीक है, तो वीडियो में क्या करना है आपको, आपको अपना भी क्वेश्चन क्लिक कर उसका करेक्ट ऑप्शन कमेंट करते रहना है, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आया बाद में वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करेंगे और सब चीजों को एक बार देख लिया करेंगे। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस में भी कराया हुआ था, तो ध्यान देना फिर से क्वेश्चन को। लिख रहा है 2 पॉइंट चार्ज प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, है ना। कह रहा है मेरे पास देखो बात सही है कि सर अट्रैक्ट तो करेंगे, है ना, उसने लिखा है अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक चार्ज प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है। तो देखते हैं क्या क्या गिवन हमें। कह रहा है मान लो पहला जो चार्ज है वो +3 माइक्रोकूलम है, यानी Q1 के लिए कितनी गिवन है, +3 माइक्रोकूलम। ठीक, Q2 जो चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है -8 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो मान लो F है, और वो फोर्स कितना है 1 न्यूटन। देखो हमें यहाँ पर उन दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं गिवन है ना, क्यों कितने डिस्टेंस पर रखा गया है। तो क्या करना हमें, डिस्टेंस अगर हम अभी एज्यूम कर लेते हैं R, तो बाद में भी कितना डिस्टेंस रखा रहेगा R है, क्योंकि हम R को चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कभी भी डिस्टेंस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 बाई R²। तो पहला चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 होता है, माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं कूलम में। 8 माइक्रोकूलम लोगे 8 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई R²। तो यहां से जो फोर्स आ रहा है F की वैल्यू क्या जा रही है, वो जा रही है 24K इंटू 10⁻⁻12 अपॉन R²। बात समझ आ गई, ये वैल्यू हो गई आपकी। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो कि R² की वैल्यू कितनी जाएगी, R² की वैल्यू जाएगी 24K इंटू 10⁻⁻12 डिवाइड बाई F। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब कह रहा है ए चार्ज प्लस 5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। कह रहा है दोनों को हमने कितना चार्ज दे दिया, +5 माइक्रोकूलम। तो अब थोड़ा कैलकुलेट करता है नया चार्ज। तो मानते हैं अब नया चार्ज जो हो जाएगा Q1 वो Q1 डैश हो गया। ठीक है, इस पे पहले चार्ज था +3 माइक्रोकूलम, अब हमने कितना दे दिया चार्ज, +5 माइक्रोकूलम इस पे हमने और ऐड कर दिया है। टोटल कितना हो जाएगा, +8 माइक्रोकूलम ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चार्ज जो Q2 डैश, पहले वो था कितना, पहले वो था -8 माइक्रोकूलम। इसे भी हमने कितना चार्ज दिया, इसे भी हमने सेम 5 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया है, क्योंकि दोनों पर चार्ज दिया जा रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3 माइक्रोकूलम। अभी भी देखोगे दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो आप यहीं से देख सकते हो, अगर आपको पता है अच्छे से देख के आ गया तो, कि एक है प्लस एक आ गया माइनस, तो फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव, है ना। फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। ये तो आपको यहीं से पता चल गया कि आपको क्या करना है, चार्ज डिफरेंट है तो फोर्स अट्रैक्टिव लगने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही कहीं ना कहीं करेक्ट आएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। ठीक है, अट्रैक्टिव है तो बात सही है, तो ए भी सकता है और डी भी हो सकता है। चेक करते हैं कि बताओ, अब अगर एज्यूम करते हैं नया फोर्स F डैश हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 डैश। Q1 डैश की वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम, मतलब 8 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू कितनी है, -3 माइक्रोकूलम। अगर हम बात करें सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड की, तो सिर्फ लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R²। R² कितना है, जो पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, आप हमने चेंज नहीं किया है। तो R² की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 24 इंटू K इंटू 10⁻⁻12। देखो यहां से क्या क्या होगा, कौन किसको मारेगा, तो K ने K को मारा, 8 3 जा 24, 3 से 3 कैंसिल आउट, ऊपर 10⁻6 ये दोनों मिलके काट देगा नीचे 10⁻12 वाले 12 को। और नीचे यहाँ देखोगे यहाँ एक F भी था, तो यहाँ डिवाइड बाई F भी होगा, ये F चला जाएगा ऊपर और क्या बन जाएगा, F डैश की वैल्यू F के इक्वल आ जाएगी। मतलब F डैश कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले F डैश कितना था, पहले F की वैल्यू कितनी थी, पहले F की वैल्यू थी 1 न्यूटन, तो F डैश F कितना हो जाएगा
1 न्यूटन और फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव, है ना। क्यों, क्योंकि जो चार्ज अब है वो कैसा है, एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव, इनके बीच फोर्स कैसा लगता है, अट्रैक्टिव। तो मैंने कहा था कि आइदर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा या डी। करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका, यहां से ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके टर्म 1 में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लास्ट ईयर कंपेयर करके देखो तो बड़ा ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको सारे पता होना चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मैं जैसा मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ फिजिक्स का, मैंने भी आपको इन बातों पर मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आप चीजों को ध्यान से सुनो, है ना। मैं जो छोटी छोटी बातें बताता हूँ उसको ध्यान से सुनो, है ना। कोई नहीं बताएगा, आप ऊपर ऊपर पढ़कर सिर्फ थ्योरी पढ़कर रट के बाहर निकल जाओगे, फॉर्मुला से रट के चले जाओगे, जब पूछा जाएगा न्यूमेरिकल करने, आपसे न्यूमेरिकल होगा ही नहीं, है ना। और इसी तरह बहुत लोगों के एग्जाम में मार्क्स खराब हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लिख रहा है, इफ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन इट मींस दैट बॉडी हैज। ठीक है, कह रहा है एक सॉलिड बॉडी को हमने कैसे चार्ज कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया बाय फ्रिक्शन से, है ना। मतलब मेरे पास एक सॉलिड बॉडी था, ठीक है, इस पर फ्रिक्शन करके क्या कर दिया, इस पर हमने नेगेटिव चार्ज आ गया। तो कह रहा है बताओ इसका क्या मतलब है ना। क्या इसमें एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, क्या इसने कुछ प्रोटॉन्स को लूज कर दिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन एंड लॉस्ट ए लेसर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिया है और कम प्रोटीन को लॉस कर दिया है, यानी खो दिया है। या ऐसा कह सकते हैं कि लॉस्ट सम पॉजिटिव आयन, या ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉलिड बॉडी थी इसने कुछ आयन को खो दिया है। तो मेरी बातों को जिन्होंने ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक ही बात मैं बार बार कहता था कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब भी बात आएगी किसी बॉडी में, तो मैंने चीज कहा था कि उसको हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में बात करते हैं, कभी भी प्रोटॉन्स के टर्म में, पॉजिटिव आयंस के टर्म में बात नहीं करते हैं। हमेशा किसके टर्म में बात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। यानी या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। प्रोटॉन कभी इधर उधर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। और ऑटोमोट सेल में कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मूव कौन कर सकता है फ्रीली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कौन मूव करेगा, मूव करने वाले कौन से पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कहोगे सर यहाँ जो मूव करने वाले हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि इसके पास बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं ना, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए, तभी कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी ने क्या किया है, कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्वायर किया है, मतलब उसने हासिल किया है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। क्या किया, इलेक्ट्रॉन को उसने गेन किया है, हासिल किया है, उसे मिला है कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ओनली ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ओनली पर ऑप्शन यही कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हासिल की है, उस पर बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। बाकी प्रोटॉन कहीं भी लिखा हुआ है, ऑप्शन को आपको टिक ही नहीं करना है। पॉजिटिव आयन के टर्म में हम कभी डिफाइन ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमेशा किसके टर्म में डिफाइन करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है तो मतलब वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी भी ध्यान करना है, क्वेश्चन लिखकर कमेंट में अपना ऑप्शन लिखते चले जाओ जल्दी से, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, अब जिसने किया होगा उससे समझ आएगा कि फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत कुछ था। फ्लक्स का फॉर्मूला बहुत कुछ था। एक फ्लक्स का फॉर्मूला Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट भी था, एक फॉर्मूला था E डॉट ds, फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस सरफेस का एक ये भी फॉर्मूला था। तो बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बात करते हैं, इससे तो हमारा काम नहीं बन सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं E और ds, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता था, वोल्ट पर मीटर होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहा था, कई बार याद रखना, ठीक है, कि न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, और ये जो सरफेस है इसका यूनिट क्या हो गया, सरफेस है, सरफेस मतलब एरिया है, एरिया यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर ने एक मीटर को मारा, क्या बच गया, वोल्ट मीटर हो जाएगा आपका यूनिट, यानी यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिट क्या हो गया, वोल्ट मीटर, ठीक। और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर। बात समझ आ गई अच्छे से। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 की। कह रहा है मेटेलिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
द लाइन ऑफ फोर्सेस फॉलो द पाथ। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मैंने बहुत कुछ कहा था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कभी भी सरफेस पे कैसे आती है, हमेशा कभी भी। अब ये कैसा स्फीयर है, ये देखो एक मेटेलिक स्फीयर है, याद रखना, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जब भी अगर कोई मेटल स्फीयर आएगा तो उसमें चार्ज कहां होगा, हमेशा सरफेस पे होगा, है ना। मेटेलिक स्फीयर है तो चार्ज कैसा होगा, सब सरफेस पे होगा। अंदर कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई मेटेलिक स्फीयर है तो इस मेटल स्फीयर में क्या होगा, जितने एक फेस पर जितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा दूसरे फेस पर उतना क्या जाएगा, जितने पॉजिटिव चार्ज एक फेस पे होगा उतने ही नेगेटिव चार्ज अदर फेस पर होगा। तो मान लो अगर कह रहा है कि ये अगर मेरा चार्ज ऐसा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहां पर पॉजिटिव चार्ज है एक फेस पर, ठीक है, और दूसरे फेस पर कितना है, नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार ताकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आती हैं और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर निकलती है। ठीक, लेकिन अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा मतलब कोई भी फील्ड लाइंस अंदर से क्रॉस नहीं करेंगी। इस प्रकार लाइंस कभी भी सरफेस के अंदर होगी ही नहीं, है ना। इस मेटल स्फीयर के अंदर कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी ही नहीं, यानी कि गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो गलत है ना। 2 और 3 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं आइदर 1 हो सकता है और आइदर 4 हो सकता है, लेकिन चेक करेंगे क्यों। तो बात करते हैं पहले 1 की, तो 1 ऐसे इंटर कर रहा है फर्स्ट लाइन और इस तरीके से बाहर निकल जा रहा है, ये 1 लाइन है। और जो हमारा 4 लाइन है, जो 4 वो ऐसे इंटर कर रहा है और ऐसे ही बाहर निकल रहा है। अब बताओ यहां से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, 1 या 4। तो मैंने कहा था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पर हमेशा क्या होती है, नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैंने कहा था कि वो हमेशा 90 डिग्री पर इंटर करती हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री कहां बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में। यहां पर क्या 90 डिग्री बन रहा है, क्या लग रहा है सबसे क्या 90 डिग्री बन रहा है, नहीं। इसलिए 1 भी आपका गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली ऑप्शन नंबर 4, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहां से आपका करेक्ट। बात समझ आ गई। आगे बड़े क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आपका, मैंने आपको एमसीक्यू में भी कराया था कि if EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line, है ना। तो मैंने कहा था एक्सियल लाइन पे क्या फॉर्मूला होता है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। किसी डायपोल के चलते उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, शॉर्ट डायपोल के लिए। शॉर्ट डायपोल मतलब जिसकी डायपोल यानी दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। तो मैंने बताया था फॉर्मूला 2kp/r³ एक्सियल लाइन पर, याद होगा। और उसके इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता था फॉर्मूला, kp/r³। हमसे पूछा क्या है, इन दोनों का रेशियो। तो दिस इंप्लाइज इनका रेशियो निकालोगे EA/एक्सियल/इक्वेटोरियल का, तो ये आ जाएगा 2kp/r³ डिवाइड बाई kp/r³। r³ से r³ कैंसिल, kp से kp कैंसिल, 1 टाइम्स में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1। दैट मीन्स EA की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ EE, मतलब एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल लाइन का जस्ट डबल होता है। तो ध्यान रखना, एक्सियल का किसका, एक्सियल का डबल किसका होता है, इक्वेटोरियल से डबल होता है। ठीक है, तो ध्यान देना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ए या बी, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना एक्सियल होता है 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल का। बात समझ आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की। तो जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कमेंट करते चले जाओ अच्छे से, तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से कि आप कितना प्रिपरेशन आपका अच्छा है। और अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा और आगे मेहनत करो। और अगर अभी प्रिपरेशन में थोड़ा डाउन चल रहा है तो क्या करना, आपको और मेहनत करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसी टाइप के क्वेश्चन की। कह रहा है कि पॉइंट चार्ज Q is placed at a midpoint of a cube of side L, the electric flux emerging from the cube। तो कह रहा है मेरे पास एक ऐसा क्यूब है जिसका साइड लेंथ कितना गिवन है, जिसकी हमें साइड लेंथ गिवन है वो कितना है, वो है हमें L गिवन है। ठीक है, ये समझ गया, एक हमारा क्यूब है। कह रहा है इसके सेंटर, इसका साइड लेंथ कितना है, क्यूब का साइड लेंथ सब इक्वल है, वो L L L है। कह रहा है इसके सेंटर पे, है ना, इसके बीचों बीच अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यूब। तो पूछा बताओ इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा। तो एज्यूम कर लो कि ये जो क्यूब है वो हमारा एक गॉसियन सरफेस है,
ठीक है, गॉसियन सरफेस है। तो क्या इस सरफेस के अंदर एक चार्ज इंक्लोज हो चुका है? हाँ सर, इस सरफेस के अंदर एक चार्ज इंक्लोज हो चुका है। तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फाई इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है? तो सर इसके अंदर चार्ज इंक्लोज है वो पूरा का पूरा क्यू इंक्लोज हो गया है इस क्यूब के अंदर। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। कोई लेंथ का टर्म नहीं आता है। गॉसियन सरफेस में हम कभी भी बात नहीं करते हैं कि वो सरफेस कैसा है ना। बस सरफेस होना चाहिए था, बस हमें मतलब होता था चार्ज इंफ्लोज होना चाहिए, बस चार्ज से मतलब होता था हमें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। बात समझ आई क्वेश्चन 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 की। लिख रहा है 3 चार्ज प्लस 3q my plus q and q are placed on a straight line with equal separation. In order to make the net force on the q to be 0, the value of q will be, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पर है। तो देखते क्या करना है हमें। कह रहा है एक इस टाइप से लाइन है जिसमें 3 चार्ज रखे हुए हैं। एक प्लस 3q चार्ज रखा हुआ है, एक कहीं पर रखा हुआ है प्लस q चार्ज, है ना, और किस डिस्टेंस पर रखा हुआ है? इक्वल सेपरेशन पर। तो ऐसा बनाते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट बना लेते हैं। तो एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। चार्ज कैसे रखा हुआ? प्लस 3q प्लस स्मॉल q और कैपिटल Q। कह रहा है इक्वल सेपरेशन पे रखा हुआ है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सब इक्वल इक्वल है, मतलब ये r है तो ये भी r होगा। बात समझा गई? कह रहा है इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन q टू बी 0, द वैल्यू ऑफ q। बताओ इस q की वैल्यू कितनी होगी, है ना। अब इसका हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड भी पूछा है, ध्यान देना, है ना। देखो पहली बात, हम चाहते हैं कि इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना। ऐसा कब होगा? देखो ये चार्ज कैसा है? प्लस 3q, बीच में भी है प्लस q। ये क्या करेगा? इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक, अगर ये रिपेल करेगा तो ये प्लस q चार्ज कहां भागना चाहेगा? इस सी के साइड भागना चाहेगा। ठीक है, सी के साइड भागना चाहेगा, क्योंकि ए ने क्या करा? ए ने बोला बी को धक्का मार रहा है, भागो उधर से मेरे सामने से। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ चार्ज है, तो रिपेल करेगा यानी प्रतिकर्षित करेगा। अब क्या होगा? अब चाहता है बी के हम यहीं पर रुका रहे, तो इसको अगर यहीं पर रुका रहना है तो क्या करना पड़ेगा? इस क्यू जो चार्ज है, ये चार्ज, इसको भी कैसा बिहेव करना पड़ेगा? ये भी बोलेगा हम भी प्लस है ना। क्या बोलेगा? हम भी प्लस है और हम भी आपको रिपेल ही करेंगे, हम अभी आपको दूर भगाएंगे। तो पहली बात तो फिक्स हो गया कि चार्ज कितना होना चाहिए? प्लस क्यू। ठीक, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी, यानी जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स भी इक्वल होना चाहिए, है ना। यानी F1 और ये F2 लगा रहा है फोर्स, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। ठीक, निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। हम कैसे निकालते हैं? तो देखो पहला फोर्स कितना हो जाएगा? F1 के लिए K इंटू 3Q इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, प्लस Q है प्लस चार्ज के कितना फोर्स हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस K इंटू स्मॉल q प्लस कैपिटल Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सेम सेक्शन पे। अब क्या करोगे? यहाँ पर कैंसिल होगा, K से K कैंसिल आउट, आर से आर स्क्वायर, स्मॉल q से स्मॉल q। इस प्रकार से हमारा जो q की वैल्यू क्या आती है? वो कितनी आती है? प्लस 3q। मैंने कहा था चार्ज कैसा आएगा? प्लस आएगा, और कितना आना चाहिए? सेम चार्ज आना चाहिए, है ना। अगर इक्वल सेपरेशन पे रखे हैं, बीच पे रखा है, तो एंड पे पॉइंट मतलब ए और बी पे जो चार्ज होना चाहिए, ए पॉइंट और सी पॉइंट पे जो चार्ज होना चाहिए, वो दोनों भी सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेपरेशन भी इक्वल था इसलिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहां से आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहां से करेक्ट। तो बात समझ आ गई क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या रहा है? इन द बेसिक cesium chloride crystal structure, cesium plus and chlorine minus ion are arranged in a BCC configuration as shown in the figure. The net electrostatic force exerted by cesium ion on the chlorine ion is. अब सुनने बड़ा लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन पूछ के रखा है, ऐसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना के रखा हुआ है और हमसे कुछ वैल्यू कैलकुलेट करने को कह रहा है। ठीक है, करना क्या है क्वेश्चन को, है ना। देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। आपसे जेई और नीट का कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है कि आपसे बहुत ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं इसका आंसर भी बहुत ही सिंपल होने वाला है, वो ध्यान देखना इसका आंसर सिंपल कैसे होगा। कह रहा है कि एक बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है,
आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, उसमें होता है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। उसमें क्या होता है कि एक सिमेट में जो पॉजिटिव आयन है वो कहां पर रहेंगे, इसके एक क्यूब के वर्टेक्स पर रहेंगे, मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट पर रहेंगे। एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, तो वहां पर कौन है, सीजियम आयन ऐसे। और उसके सेंटर पे कौन बैठा है, उसके सेंटर पे बैठा है हमारा एक क्लोरीन आयन बैठा है सेंटर पे। ठीक, अब देखो सीजियम प्लस है, क्लोरीन माइनस है, बात समझ आ गई। अब क्या होगा, एक मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा ऑप्शन है ना, छोटा सा एक मेथड देखना, उसके बाद आप उसी बेसिस पे इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। मान लो यहां पर सीजियम प्लस है, यहां पे सीजियम प्लस है, ठीक है, एक बना रहा हूं मैं सिंपल सा एक स्क्वायर सीजियम प्लस, ठीक है। सेंटर पे एक रखा है चार्ज क्लोरीन, ठीक। क्या इन सभी के बीच का सेपरेशन इक्वल होगा, होगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स क्या होंगे, वो सारी लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल, सारी लेंथ आपस में इक्वल है। अब क्या करेगा, देखो ये क्लोरीन, क्लोरीन क्या करेगा, इस क्लोरीन एक सीजियम इस क्लोरीन को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा F4 से, और दूसरा सीजियम भी पहले सीजियम के जैसा ही है, सेपरेशन भी दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है, तो ये भी सीजियम क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपनी ओर खींचना चाहेगा। अब दोनों F4 से खींचेंगे एक अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के चलते इस पर फोर्स कितना रहेगा, 0। किसी चीज को आप दो एंड से खींचो इक्वल फोर्स से, तो वो पॉइंट कहां रहेगा, वो पॉइंट रेस्ट पे रहेगा, वो हिलेगा नहीं, क्योंकि आप इक्वल फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप रस्सा खींचे का जो गेम होता है, इसे बोलते हैं लोग टग ऑफ वॉर में, जो दो टीमें क्या करती है, एक रस्सी को खींचती है अपनी ओर। उसमें क्या होता है, अगर दोनों टीमें सेम फोर्स लगाती हैं तो नेट फोर्स कितना हो जाता है उसमें, उस रस्सी पर 0। सेम चीज यहां पर होने वाला है। अब देखो जो नीचे सीजियम आयन है वो क्लोरीन को अपनी ओर खींचेगा F4 से, सिमिलरली ऊपर का जो सीजियम है वो भी क्लोरीन के सेंटर में बैठे हुए क्लोरीन को अपनी ओर खींचेगा सेम फोर्स से। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0, है ना। बस यहां पर इस कंसेप्ट का यूज करना है और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है ना। कैलकुलेशन करोगे तो भी 0 आएगा और ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ये सूरा सॉल्व होता है वेक्टर का यूज करके सॉल्व होता है ना, यूजिंग वेक्टर का करके इसको सॉल्व करते हैं पूरे एडवांस लेवल पे। इसको मेथड को 2 पेज का जाएगा सॉल्यूशन पूरा, है ना। लेकिन कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कह सकते हो कि हाँ सर इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और मैंने आपसे कहा भी था कि एग्जाम में अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया होगा वो बहुत जेई लेवल का तो होना नहीं है, सिंपल लेवल होना चाहिए उसका, तो आंसर भी उसका कहीं ना कहीं सिंपल होना चाहिए। और इन सभी में सबसे सिंपल आंसर कौन दिख रहा है, 0, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 0। बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है। अब बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, मैंने बताया था एक तो वोल्ट मीटर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और एक यूनिट और भी होता है ना। मैंने बताया था कि फ्लक्स इक्वल होता है E डॉट ds, ठीक है। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम ले लें न्यूटन पर कूलम्ब, और ds मतलब एरिया, एरिया यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और यूनिट आपको मिल गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां से करेक्ट। मतलब कि आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 यूनिट बताए हैं, ठीक है। एक यूनिट होता है वोल्ट मीटर, ठीक, और दूसरा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों ही यूनिट है, दोनों यूनिट याद रखना, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन 24 का रहा है टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट ए डिस्टेंस r एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर। कह रहा है दो चार्ज है, दोनों पे इक्वल मैग्नीट्यूड है और दोनों चार्ज को बीच का डिस्टेंस r है और उनके बीच जो अभी जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। पर हमें क्या कर गिवन है, तो दोनों चार्ज Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू Q के इक्वल है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F है, तो फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर पाया जाएगा K क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पहले फोर्स था। अब क्वेश्चन कर रहा है इफ चार्ज आर हाफ, अगर दोनों चार्ज को हाफ कर दे एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल, चार्ज को हाफ कर दो और डिस्टेंस को डबल कर दो, तो बताओ अब नया फोर्स क्या होगा। मतलब कह रहा है कि अब जो नया फोर्स Q1 डैश और Q2 डैश है दोनों इक्वल थे, दोनों को हमने हाफ हाफ कर दिया। मतलब जो इन दोनों की पहले वैल्यू Q थी उसको हमने क्या कर दिया Q/2, और जो पहले सेपरेशन R था उसको हमने कितना कर दिया R डैश, जो नया सेपरेशन होगा उसको कर दे रहे हम डबल, मतलब 2R कर दे रहे हैं। तब जो नया फोर्स होगा वो मान लो F डैश है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू Q1, Q1 डैश कितना हो जाएगा Q/2, Q2 डैश भी हो जाएगा Q/2 डिवाइड बाय R स्क्वायर यानी R डैश स्क्वायर, R डैश कितना हो गया यहाँ पर 2R का होल स्क्वायर, पूरा सॉल्व कर कितना आ जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर, नीचे 2 हो जाएगा 4, और ये 2R स्क्वायर का फॉर्मूला का आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा 4R स्क्वायर, पूरा सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नया एफ डैश, यानी इस एफ डैश को लिख सकते हो क्या, देखो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो एफ, तो क्या इसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा नीचे 16 है ना, थोड़ा कैलकुलेशन देना है, ये नीचे 16 है, तो क्या ये हो जाएगा एफ बाई 16 लिख सकते हो उसे, है ना, क्या इसे आप एफ बाई 16 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कितनी हो रही थी के क्यू स्क्वायर अपॉन 16R स्क्वायर, मतलब इसे लिख सकते हो एफ अपॉन 16, यानी जो नया फोर्स होगा वो अब कितना हो जाएगा, वो एफ बाई 16 हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए, आगे बात करते हैं क्वेश्चन पर, हम बात करते हैं 25 की, फिर से सेम टाइप का फोर्स है ना। अब याद करो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इन एयर, कह रहा है दो चार्ज है ना, चार्ज कैसा है पता नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है पता नहीं, बस ये कह रहा है कि उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो एयर में कितना है 4 न्यूटन है। कह रहा इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विथ ग्लास विथ रिलेटिव परमिटिविटी के 8 देन न्यू फोर्स विल बी, है ना, कह रहा है कि अब उनके बीच का जो रिलेटिव परमिटिविटी अब कितनी हो गई है, वो अगर 8 हो गई है तो बताओ अब नया फोर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं इफ। इफ कैसे डिपेंड करता है परमिटिविटी पे, तो ये डिपेंड करता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, हमें गिवन है एक रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, ठीक, वो कितना होता है, वो होता है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ गई। अब हमने इसको ग्लास में रख दिया है, तो मान लो ग्लास में रखने के बाद इस पे जो नया फोर्स लग रहा है वो कितना हो गया एफ डैश। अब एफ डैश कैसे डिपेंड करेगा, इस एप्सिलॉन पर 1 अपॉन एप्सिलॉन के फॉर्म में। अब देखो हमें कि यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू हो सकती है ई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हैं, यानी कह सकते हो कि जो एफ डैश होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये लिखो इक्वेशन नंबर 1, ये करो इक्वेशन नंबर 2, तो यहां से एफ बाई एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सॉल्व करते थोड़ा तो ये हो जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाके बन जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बच गया एफ बाई एफ डैश की वैल्यू हो गई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर हो गई यानी रिलेटिव परमिटिविटी, और आप कह सकते हो यहां से कि एफ डैश के लिए क्या हो जाएगी एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, तो पहले फोर्स कितना था, एफ की वैल्यू थी 4 न्यूटन और डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी यानी ई आर के लिए कितने गिवन है क्वेश्चन में 8, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी जो नया एफ डैश आएगा वो कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, हाफ का मतलब 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया डिटेल सॉल्यूशन। याद रखना सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, कभी भी किसी भी अगर चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में हम सबमर्ज कर दें और उनके अगर हम चार्ज को चेंज ना करें और उनके डिस्टेंस को भी चेंज ना करें, बस जो एयर था एयर को हम किसी मीडियम से फिलअप कर देते हैं, चाहे वो ग्लास हो चाहे वाटर हो, तो जो नया फोर्स एफ डैश होता है वो फोर्स एयर वाले फोर्स डिवाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी या फिर से बोलते हैं डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना, इससे बस डिवाइड कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी एफ डैश की कितनी आ गई, एफ डैश की वैल्यू एफ एयर कितना गया था हमारा, एफ एयर में कितना फोर्स था 4 न्यूटन और रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी 8, तो कितना आ गया 1/2 दैट मीन 0.5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, लिखे द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉ इज कॉल्ड, तो बड़े नाम से ही है गॉस सरफेस, जब किसी चार्ज को हम इंक्लोज करते थे किसी क्लोज सरफेस से, तो उस गॉस लॉ में, तो उस गॉस लॉ को, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते थे, उस सरफेस को हम बोलते थे सिंपल गॉसियन सरफेस, है ना, बड़ा सिंपल सा है, नाम में क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है इसका।
ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन 27। लिख रहा है एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इस फेसेस इट। देखो फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि मान लो मेरे पास अगर एक क्यूब है, क्या है मेरे पास, अगर एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है, यानी एक क्यूब का हर साइड इक्वल होता है और उस साइड लेंथ गिवन है अगर हमें ए, तो कह रहा है इसके सेंटर पे, है ना, इसके सेंटर पे चले जाओ, एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। तो कह रहा है इस चार्ज क्यू के चलते किसी एक फेज से कितना फ्लक्स क्रॉस करेगा। कितने फेज से पूछा जा रहा है हमसे, एक फेज से पूछा जा रहा है। तो याद रखो कि टोटल कितने फेज है यहाँ पर, 6 फेज है। तो फ्लक्स जो क्रॉस कर रहा है टोटल 6 फेज से, वो कितना क्रॉस कर रहा है, तो ये 6 फेज करके क्या कर रहे हैं, ये 6 फेज इस क्यू चार्ज को इंक्लोज कर दे रहे सेंटर पे। तो चार्ज कितना इंक्लोज हो जा रहा है, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज जो क्यू इंक्लोज हुआ वो कितने फेज से हुआ था, 6 फेज को जब हमने रखा था चारों साइड से, ऊपर नीचे और चारों साइड से रखा था, तब चार्ज क्यू इंक्लोज हो गया था। तो 6 फेज से कितना फ्लक्स आया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना हो जाएगा, एक फेज से कितना हो जाएगा, जो पहले था उसका 6 पार्ट यानी 1/6 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक फेज से कितना होगा, एक फेज पे होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब के कितने फेज होते हैं, टोटल 4 फेज होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और आगे और पीछे। ठीक है, बात समझ जाएगी कितना होगा एक फेज से, हमसे पूछा गया था वन ऑफ इट्स फेसेस, मतलब किसी एक फ्लक्स से पूछा गया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स यूनिट हो गया न्यूटन, चार्ज यूनिट हो गया कूलम, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। मैंने कहा कैसे फील्ड में वो कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो मैंने कहा था कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को आप रख दो तो उस पर नेट फोर्स कितना होता था, नेट फोर्स की वैल्यू होती थी हमेशा 0। अगर यूनिफॉर्म रहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। बहुत अच्छे से याद रखना, मैंने कहा भी था ये 0 होता था, ठीक है। लेकिन टॉर्क कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब टॉर्क तो रहेगा, फोर्स 0 होगा लेकिन टॉर्क रहेगा, यानी उस पर नेट क्या वो एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा ओनली टॉर्क, यानी ओनली आघूर्ण वो एक्सपीरियंस करेगा। इस प्रकार करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस पर सिर्फ एक आघूर्ण बल लगता है। बात करते हैं क्वेश्चन 30, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, हमसे पूछा गया है बताओ कि इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है। फॉर्मूला कहता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अब यहां तक तो बहुतों का सही होगा। अब बात आती है कि इसमें से ऑप्शन करेक्ट कौन है। तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 वो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, और साथ में याद रखना इसके अंदर होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसका आपको यूनिट के साथ याद रखना है, ठीक है। और करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 8.854 इंटू 10⁻⁻12 ओनली ऑप्शन नंबर ए में था, और साथ ही साथ यूनिट को मैच कर लो, यूनिट भी यही है क्या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, टोटल 30 क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का, जो आपके मॉडल सेट क्वेश्चन से पूछा गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरे मॉडल सेट जो लास्ट ईयर पूछे गए थे और क्वेश्चन भी मॉडल सेट से ही आया था, उन सारे क्वेश्चन का हम रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि पैटर्न यही पूछा जाएगा क्वेश्चन का लेवल इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने हैं, ठीक है। तो जो लोग नए हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर है, वहां पर आपको सारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स कि एग्जाम कैसे लिखा जाता है, पेपर कैसे लिखा जाता है, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, सारे कैरियर से भी गाइडलाइंस हम आपको वहां पर
रेगुलर प्रोवाइड करते रहते हैं।